नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो तैयारी हो रही है, प्रैक्टिस हो रही होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, ग्रेट। तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी कोर्स फुल कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, कंटेंट क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। ये रहा कंटेंट आपकी स्क्रीन पे। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। थर्ड टॉपिक के अंतर्गत आ रहा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 3.2। इसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, 1 और 2 कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया है। तीसरे के थे 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट फिनिश कर लिया। ठीक है, बाकी हमारा 3 पार्ट बचा हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस क्लास में कवर करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको इक्वेशन को फॉर्म भी करना है। कौन से इक्वेशन को? लीनियर इक्वेशन को इन टू वेरिएबल्स इक्वेशन को फॉर्म करना है, उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो चलिए, और कौन सा मेथड अप्लाई करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं इसको। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. The taxi, एक टैक्सी है, चार्ज करती है एक सिटी में, वो फिक्स की है चार्ज साथ साथ। किस तरह के चार्जेस है? चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, जितना वो डिस्टेंस कवर करती है वो टैक्सी, उस हिसाब से उसका चार्ज है। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज 105 रुपया, 105 रुपीज। ओके, 10 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करती है? 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए वो चार्ज करती है 155 रुपीज। ओके, तो हमें यही बताना है। क्या बताना? व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, हमें क्या बताना? फिक्स्ड चार्ज बताना है एंड द चार्ज पर किलोमीटर बताना है। ठीक है, कि फिक्स चार्ज क्या है और किलोमीटर पर चार्ज क्या है। उसके बाद हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, एक पर्सन कितना पे करता है डिस्टेंस 25 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद, ये भी फाइंड करना है। तो पहले एक चीज फाइंड कर ले, उसके बाद ये तीसरा हम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सबसे पहले। फिक्स्ड चार्ज है हमारा, फिक्स्ड CHARGES, चार्ज, चार्जेस नहीं होंगे, चार्ज होगा। एक्स रुपीज भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक्स रूपी। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर km इज इक्वल टू 5 रुपी। ओके, तो a taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charger for the distance covered.
फिक्स चार्ज भी लेती है और डिस्टेंस जितना हो उतना भी लेती है। फिक्स चार्ज हमने माना है x, ये हो गया, और डिस्टेंस कवर करने का भी लेती है। तो डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है 10 किलोमीटर, x प्लस 10x 10y 10y, तो वो फिक्स्ड है हमारा x फिक्स्ड है ना, तो x और चार्ज पर किलोमीटर 10y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितने लेती है 105 रुपीज लिख सकते हैं आप। ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या है, फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 रुपीज। फिक्स चार्ज तो हमारा x है ही, उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करती है 155 रुपीज। ओके, ये हमारा दो इक्वेशन बन गया है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। चलो कैसे ज्ञात करेंगे, 1 से क्या आ जाएगा हमारा x का मान, x इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस, ये रुपीज मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, लास्ट में लिखेंगे हम, ठीक है। 105 माइनस 10y, ये हो गया। ये x की वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। चलो x की जगह हम क्या रख देंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, मैं रुपीज बार बार नहीं लिख रही हूँ, लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। अब y और y प्लस y माइनस y प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया 5y, ओके, एंड 155 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो 105 हो जाएगा। उसके बाद यहां से 5y इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0, फिर 5 50, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 50/5 क्या आ जाएगा, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, यहां से y इज इक्वल टू 10। अब रुपीज आप लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चलो इक्वेशन 1 यहां लिखते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू हमारा क्या था इक्वेशन 105, ये था हमारा इक्वेशन 1। अब ये जो वैल्यू निकाली है हम लोग y इक्वल टू 10 इसमें हम पुट कर देंगे, y इक्वल टू 10 में पुट करो, x प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 105, ओके। x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 क्या आएगा 5, x इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक, इस पे हमने निकाला y की वैल्यू, y क्या हमने माना था चार्ज पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए एक व्यक्ति को 10 रुपए पे करने पड़ते हैं, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर के लिए, ओके। और फिक्स्ड रेट आपका क्या है 5 रुपीज, 5 रुपीज फिक्स्ड है, ओके। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल गई। लेकिन अभी हमें तीसरा भी क्वेश्चन एक पूछ रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर का दूरी कवर करे उस टैक्सी के द्वारा तो
उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। एक फिक्स्ड, वो तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है, साथ में उसको पर किलोमीटर के हिसाब से कितना देना पड़ेगा। x जो कि हमारा फिक्स्ड रेट है और उसको कवर कितना करना है 25 किलोमीटर। 25 y 1 किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर कितना होगा 25 y, कितना अमाउंट उसको पे करना है यही हमें बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, 25 इंटू y की वैल्यू हमने क्या निकाला पिछले पेज पे 10, तो 10 इसी को सॉल्व करेंगे। 250, अब 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपीज पे करना पड़ेगा एक व्यक्ति को अगर वो 25 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो बात समझ में आई। एक टैक्सी दो तरीके के चार्ज पे करता था किसी भी ट्रेवलर पे। पहला एक तो फिक्स्ड रेट था उसका कि वो लेना ही लेना है, और एक बाय डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के आधार पे फिक्स्ड रेट था उसका 5 रुपए और पर किलोमीटर वो लेता था 10 रुपीज, ठीक है, जो कि हमने y की वैल्यू को निकाला। ठीक है, तो एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहे तो उसे 5 रुपीज तो एज ए फिक्स्ड रेट आपको देना ही है। उसके बाद 25 किलोमीटर तय करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 से, क्योंकि 10 1 किलोमीटर का चार्ज है तो 25 का चार्ज कितना उसको पे करना है 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन आ रहा है 9/11, कब आ रहा है, इफ 2 is added to both the numerator and the denominator। ओके, एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कब होता है, कुछ इस तरह का होगा वो फ्रैक्शन। तो उसमें उसके न्यूमरेटर में हम 2 जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमें 9/11 प्राप्त हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन दी हुई है। एंड इफ 3 is added to both numerator and the denominator, it becomes 5/6। Find the fraction। वो फ्रैक्शन क्या है यही हमें फाइंड करना है। तो चलो, ये मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए लिखा है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, तो लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y भी लिख सकते हैं, या लेट द न्यूमरेटर MERATOR न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x/y फ्रैक्शन है। ठीक है, x/y के फॉर्म में है जिसमें न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। क्लियर? तो लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार, या पहले जो कंडीशन है, कोई सिचुएशन दी हुई है ना, तो उसके अनुसार क्या दिया हुआ है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर रहे हैं, मतलब x और y ये तो हमने माना है कि ये है, उसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 9/11। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा इक्वेशन 1 हम मान सकते हैं, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद इक्वेशन 1 मानेंगे। चलो, इस तरह के मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अंश का हर में, हर का अंश में। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 11x + 22
इज इक्वल टू 9y प्लस 18 आएगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 ये आया। अब 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, घटाइए क्या आएगा, -4 आएगा। 18, 19, 20, 21, 22 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -4 अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने 4 को भी इधर ले लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हमें प्राप्त हो गया। अब चलिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि x अपॉन वाई तो हमारा है ही, उसमें न्यूमरेटर में क्या जोड़ना है 3 एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी हमें 3 ही जोड़ना है। दिखा है बोथ, ठीक है, बोथ में दोनों। तो ये क्या आ जा रहा है हमारा 5/6। सिमिलरली जिस तरह हमने पिछला वाला सॉल्व किया था, इक्वेशन बनाया था अच्छा सा, वैसे इसको भी अच्छा सा बना लो। 6x प्लस 18, ओके। फिर इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ओके। तो ये आ जाएगा 6x, 5y को इधर लाएंगे तो -5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 -18 प्लस 15। तो ये हो जाएगा मेरा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो ये भी -3 है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो इसको भी इस साइड ले लेते हैं। 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो हम x और y का मान निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फोर इज इक्वल टू 0 क्या था, 11 माइनस 9y माइनस 9y, ये हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है क्या, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, इसके बाद प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा 9y माइनस 4 अपॉन क्या 11। ये हमें इक्वेशन 1 से प्राप्त हो गया। अब इसी के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं। 6 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, -5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 54 माइनस 54y, उसके बाद 24 अपॉन 11, फिर -5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद 11 54y माइनस 24 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 55, फिर चलो ले लो पूरे का ही, प्लस हमारा हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 को मतलब 0/1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ऊपर और नीचे। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा ये y,
एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस वाई आ जाएगा, आएगा। 54y में से 55y गया तो माइनस वाई आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू -33 प्लस 24, ठीक है। प्लस 33 इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो -33 हो जाएगा। 24 माइनस में है, दूसरी साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू 24 10 34 होता है, तो यानी 9, फिर माइनस में रहेगा, तो y इक्वल टू हमारा आ गया 9। ओके, y इक्वल टू आया 9। अब इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन कौन से में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 क्या आएगा, 6x माइनस 5 इंटू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 5 9 45 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6x इज इक्वल टू 45 में से 3 गया -42, तो -42 जब बराबर के दूसरी साइड आएगा तो +42, और x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। या तो इसमें पुट कर सकते हैं, या तो ये जो हमारा पहला वाला पेज था ये वाला, ठीक है। x अपॉन वाई हमने माना था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमारा x क्या आया, 7/9 दिया, 7/9, ये हमारा आ गया आंसर। आया कि नहीं, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हम अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ो तो 7 2 जोड़ो और 9 में 2 जोड़ो, क्या आएगा, 7 और 2 9, 9 2 11। क्या यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, क्वेश्चन यही कह रहा था। उसके बाद अगर हम 3 जोड़े दोनों में तो 7 में 3 जोड़ो और 9 में 3 जोड़ो, 7 3 10, 9 3 12, तो ये कटेगा 2 से, 2 5 10, 2 छक्का 12, ये 5/6 5/6 आ गया। तो मतलब कि जो हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकाला है 7/9, वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। पे भी आप लिख सकते हैं हेंस 7/9 ठीक है, 7/9 ही हमारा आंसर है, क्योंकि x हमने न्यूमरेटर माना था जो कि 7 निकला, और डिनोमिनेटर हमने माना था y जो कि हमारा 9 निकला है, ठीक है। ये तो हो गया 5th पार्ट आपका। अब एक लास्ट 6th पार्ट बचा हुआ है, उसको हम फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years hence, 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son. जैकोब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी किसकी, अपने सन की, 5 साल बाद। ओके, 5 years ago और 5 साल पहले, ये दूसरा कंडीशन होगा, ठीक। 5 साल पहले जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले कितनी थी, 7 गुनी थी जैकोब्स की एज अपने बेटे की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो पूछता है उसको लेट कर लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब is equal to x,
ओके, एक्स ईयर भी लिख सकते हो आप, एक्स ईयर, ठीक है। आयु है तो वर्ष में होती है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स, वाई ईयर, ओके, इतने साल। ईयर्स भी लिख सकते हो, एक साल के तो है नहीं सब, ठीक है। ये हो गया। अब हमें दो कंडीशन दी हुई है, तो उन्हीं दोनों कंडीशन की सहायता से हम उनके वर्तमान आयु निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अनुसार 5 years hence, 5 साल बाद, देखो अभी x है और अभी y है, जैसा कि हमने लिखा यहाँ पे, सॉरी, दोनों की प्रेजेंट एज x और y है। अभी 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद मीन्स x प्लस 5 और y प्लस 5, ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, क्या कर रहा है, 3 टाइम्स हो जा रही है इसकी संख्या, जाहिर सी बात है पिता ही बड़ा रहेगा, ठीक है, पिता ही बड़ा रहेगा, ये हमको पता है। कभी भी बेटा अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता एज में, ठीक है, काबिलियत में हो सकता है बट एज में नहीं बड़ा हो सकता। ओके, तो ये है बाप, मतलब पिता, सॉरी, ये है पिता, तो जो कि ऑलरेडी क्या है 3 टाइम्स बड़ा है, लेकिन हमें इक्वल का साइन तब लगाना है जब दोनों इक्वल हों। तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम बेटे को भी 3 गुना बड़ा कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। पिता तो बड़ा है ही, तो हमको ग्रेटर देन लेस देन नहीं लगाना, हमको इक्वल लगाने के लिए बेटे की आयु में 3 गुना करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, इसीलिए बीच में इक्वल का साइन लगाना, नहीं तो हम ग्रेटर देन या लेस देन लगाते हैं, जाहिर सी बात है। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 प्लस 5, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इयर्स एगो, 5 साल पहले, ये अभी x है और अभी y है, 5 साल पहले की बात कर रही है, यानी अब माइनस करेंगे, 5 ईयर्स ही है ना, यस 5 ईयर्स ही है, 5 साल पहले है यानी माइनस करेंगे, कितनी थी 7 गुनी थी, जाहिर सी बात है पिता ही 7 गुना रहेगा, यही रहेगा बड़ा, ठीक है, लेकिन हमें चूंकि इक्वल लगाना है तो बेटे को भी 7 गुना करना पड़ेगा, तो हम बेटे की आयु में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, न कि बाप की आयु में, पिता की आयु में नहीं करेंगे क्योंकि पिता ऑलरेडी है बड़ा। इक्वल लगाने के लिए बेटे की ही आयु में हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, और ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, उसके बाद x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 30, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y यानी दोनों की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। तो चलो वो इक्वेशन नोट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 रहा। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं, यस सही है,
ठीक है, इक्वेशन सही उतारिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी संभावना। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 3y, बस ये आ गई। अब यही वैल्यू x की हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। चलो पुट करते हैं, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब y एक प्लस y एक माइनस y यानी घटेगा, तो प्लस 3y माइनस 7y क्या आ जाएगा, 4 3 7 होता है ना, 7y माइनस 4y। ठीक है, एंड इज इक्वल टू माइनस 30 तो है ही, ये प्लस 10 है, इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। y हम किसकी आयु माने थे, y किसकी आयु है, उसके बेटे की, यानी अभी बेटा 10 साल का। चलो अब इसी y की वैल्यू को कौन से इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, x का x माइनस का माइनस 3 का 3 y की जगह 10 इज इक्वल टू 10। तो यहां से x इक्वल टू 10 माइनस 30 होता, इधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू 40 यानी पिता की आयु 40 ईयर्स है और बेटे की आयु 10 ईयर्स है। ठीक है, तो खुश होने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करो, इसमें रख देते हैं एक बार, x की जगह 40 माइनस 3 का 3 y की जगह 10 इज इक्वल टू 10। चलो 40 माइनस 3 10 30 इज इक्वल टू 10, 40 में से 30 गया, 10 इज इक्वल टू 10, ये 10 है, तो 10 इक्वल टू 10 यानी LHS इज इक्वल टू हमारा RHS आ गया। इसका मतलब कि हम 100% सही हैं कि बेटे की आयु आई है वर्तमान, इस टाइम उस बच्चे की आयु है, उसके बेटे की आयु है, जैकोब के बेटे की आयु है 10 ईयर्स और जैकोब की खुद की आयु है 40 ईयर्स। ओके, तो ये इसको वेरीफाई करना भूलना मत, तो रफ पे ही कर लेना, कहीं भी कर लेना, बट कर जरूर लेना। ओके, और बाकी ये तो पता ही है, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू 40 ईयर्स। Son's age is equal to 10 years. Answer clear? ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2 होता है कंप्लीट। ठीक, तो एक्सरसाइज 3.2 के बाद देखो, मैं देखो कंटेंट दिखा के बताती हूँ। ये रहा कंटेंट हमारा, यहाँ मैंने बोला था कि 3 हमने कर लिया है और 3 हमने आज किया है, जो कि हमारा बचा हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है एलिमिनेशन मेथड को जानने की, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। एलिमिनेशन मेथड कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस एक मेथड है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूशन का जाने थे, वैसे ही एलिमिनेशन को भी हम जानेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो सारा होगा हमारा एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक, उसमें दोनों मेथड अप्लाई करने को बोला है, दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन। ठीक है, दोनों मेथड हमें अप्लाई करने हैं, कौन से एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 में।
उसके बाद समरी, आपको पता ही है समरी में हम क्या बताते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो वो आप सीखते सीखते अपने आप ही पता चल जाता है कि हमने क्या सीखा है इस चैप्टर से। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ। फिलहाल आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइम जाते समय नहीं लगता है, एग्जाम आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस कितना लेंथी है। ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि पिछली बार से इस बार एक्सरसाइज थोड़े रिड्यूस हो गए हैं, आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है। लेकिन जब आप स्टूडेंट हो ना, टीचर ने कहा होगा कि सिलेबस बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया, क्योंकि उन्होंने अधिक सिलेबस पढ़ाया हुआ है। पहले मैंने खुद पढ़ाया हुआ, इससे डबल सिलेबस। क्लास 10th की ही बात कर रही हूँ मैं, किसी और अनदर क्लास की बात नहीं कर रही। क्लास 10th में ही मैंने खुद ही, हम लोग के टाइम पे भी ज्यादा ही एक्सरसाइज थे। उसके बाद जो मैंने बच्चों को बताया तो भी इसमें ज्यादा ही क्वेश्चन थे इन कंपेरिजन टू दिस ईयर। इस ईयर के मुकाबले प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन थे, एक्सरसाइजेस थे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अधिक थे। ठीक है, और कई टॉपिक भी अधिक थे, वो तो टॉपिक भी हटा दिया है। ठीक है, तो थे, मैंने कराया भी, लेकिन उस कंपैरिजन के मुकाबले मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस बार सिलेबस आपका कम है। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन आप तो पहली बार 10th में आए हो ना, आप तो ऐसा नहीं है कि 10 साल से आप 10th पढ़ रहे हो, ऐसा तो है नहीं। आप तो पहली बार 10th में आए हो, आपके लिए ये सब नया ही है। टीचर्स के लिए ये पुराना है, बट आपके लिए ये चीज नया ही है। तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लो कि सिलेबस बहुत कम हो गया, सर ने बोला, मैम ने बोला, ऐसा नहीं है। उन्होंने इससे ज्यादा पढ़ाया है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये कम है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आए हो 10th में। ओके, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये एक बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, 10th की मार्कशीट हमेशा आपके फ्यूचर में काम आती है और आएगी ही। ठीक है, तो ऐसे मार्क्स लाओ कि आपको मार्कशीट दिखाने में झिझक महसूस ना हो किसी को भी। ठीक है, ऐसे मार्क्स लाओ ताकि आपके फ्यूचर के करियर में भी, आपको जॉब में भी ये सारे मार्क्स इंक्लूड होते हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप कितना भी स्मार्ट समझ रहे हो अपने आप को, बट मुझसे स्मार्ट नहीं हो आप। ओके, किसी भी टीचर से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता कोई भी स्टूडेंट। वो खुद को भले सोचता है, बट ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी अपने टीचर से ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। ओके, तो बस यही बात है कि समझने वाली बात है। इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझोगे तो ये आप ही गलती रहेगी। तो इसलिए गलती ना हो, दोबारा 10th ना पढ़ना पड़े, इसलिए आप एक ही बार 10th पढ़ो और मन लगा के अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ऐसे नंबर लाओ कि आप बिंदास बोल सको मैंने इतने % मार्क्स लाए हैं, इतने नंबर्स लाए हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, ओके, तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। रुको, समरी रह गया, समरी ऑफ दिस क्लास, समरी ऑफ द क्लास। टुडे क्या किया हमने? वी हैव कंप्लीटेड the parts of क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। और इसी के साथ ही फिनिश्ड होता है हमारा फिनिश्ड एक्सरसाइज कौन सा? 3.2 फिनिश्ड हो गया है। अब हम 3.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक नया मेथड सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, वो भी कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा मेथड है। वो मेरा फेवरेट मेथड है, मैं उसी से ही अप्लाई करती हूँ कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपको भी अगर मेंशन हो जो मेथड अप्लाई करने को, वही अप्लाई करेंगे, उससे इधर उधर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है रिटन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर पे टिक करना है, मेथड से मतलब नहीं है, आपको मेथड से भी मतलब रखना है, क्योंकि नंबर आपके उसी पे रहेंगे। ओके, तो ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।